ओकिनावा एक्सप्लोर करने से पहले मैं जापान के इस आइलैंड के बारे में आपको बताती हूँ। ओकिनावा आइलैंड जापान का सदर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है। ये आइलैंड दुनिया का वन ऑफ द ब्लू जोन्स है, जहाँ पे लोग काफी ज्यादा जीते हैं। यहाँ पे कई सारे लोग 100 साल से ऊपर के हैं। दुनिया में 5 ब्लू जोन्स हैं और ओकिनावा उनमें से एक है। वो 5 ब्लू जोन्स हैं ओकिनावा जापान में, सर्डिनिया इटली में, निकोया कोस्टा रिका में, इकारिया ग्रीस में एंड लोमा लिंडा कैलिफोर्निया में। अगर आपने इकिगाई बुक पढ़ी है जो एक्सप्लोर करती है मीनिंग और पर्पस इन लाइफ, उसमें ओकिनावा के बारे में बताया गया है। ओकिनावा की लॉन्जेविटी में जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो कहते हैं डाइट है, सोशल कनेक्शंस है, पर्पस है लाइफ का, पॉजिटिव आउटलुक है और एनवायरनमेंट है। पर इस खूबसूरत आइलैंड की बहुत ही दर्दनाक हिस्ट्री है वर्ल्ड वॉर 2 की, जिसमें बहुत सारे ओकिनावंस मारे गए थे यूएस और जापान वॉर में। यहाँ पे अभी भी यूएस मिलिट्री बेस है। लगभग 26,000 यूएस मिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी तो मैं बाहर नहीं निकल पाई थी, तो मैं अभी निकली हूँ और अब जा रही हूँ लंच करने। लंच करने के बाद जो है देखते हैं कुछ, शायद मैंने कासल और म्यूज़ियम सोचा है आज विज़िट करती हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं देख पाऊँगी। जो मेरा डे 1 है ओकिनावा में, और देखिए हवा बढ़िया चल रही है, मौसम अच्छा हो रखा है। जैसे ओकिनावा जो है आइलैंड एरिया है पूरा, चारों तरफ समंदर ही आपको दिखेगा। जापान की खूबसूरत है, अच्छी बात है कि यार चीज़ें बड़ी क्लीन और साफ़ सुथरी होती हैं। देख रहे हैं सड़कें कितनी साफ़ सुथरी हैं। मैं एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गई हूँ जो मेरे होटल ने रिकमेंड किया था। इसका नाम है मिकासा कुने। तो उसने बोला था कि आपको ओरिजिनल ओकिनावा का फूड मिल जाएगा। और जैसे मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पे जो है काफ़ी पोर्क और बीफ खाया जाता है, तो मैंने ऑर्डर किया है सूप जो है एग प्लांट और पोर्क के साथ, और उसी का मैं बस वेट कर रही हूँ। यहाँ मेन्यू भी डिस्प्ले हो रखा है और इधर सामने कुकिंग वगैरह हो रही है। ये देखिए रेस्टोरेंट अंदर से कैसा लग रहा है। ये रहा रेस्टोरेंट। मुझे लग रहा है फैमिली रन रेस्टोरेंट है, 3 लोग काम कर रहे हैं। मैंने मेरी डिश आ गई है। ये एग प्लांट, टोफू और पोर्क मीट है, साथ में ये राइस और ये सूप है। तो अभी जिस बंदी ने मुझे खाना सर्व किया तो उसने मुझे रिकग्नाइज़ कर लिया कि मैं इंडियन हूँ। मुझसे पूछती है क्या इंडियन हो, मैंने कहा हाँ। तो फिर उसने बताया, मैंने कहा क्या कैसे पहचान लिया, तो कहती है कि मैं नेपाल से हूँ और वो बंदी यहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कल भी मैं जिस रेस्टोरेंट में रात में मैंने खाया था तो उसमें भी नेपाल की बात हो रही थी। तो मुझे लग रहा है यहाँ से काफ़ी लोग नेपाल के भी हैं ओकिनावा में। मैं चलिए खाना शुरू करती हूँ। ये रहा मिसो सूप, देखिए। भाई जापानीज़ फूड का एक चीज़ है कि आपको टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपका एज ए इंडियन आप खाने की कोशिश करेंगे तो अगर टेस्ट नहीं है तो आप खा नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़, मोस्टली चीज़ें नॉनवेज होती हैं, पोर्क या बीफ मिल रहा होता है। तो अगर आप वो नहीं खाते हैं तो फिर आपके पास जापान में मिल जाएगा वीगन, मगर इतना आसानी से नहीं मिलेगा। तो वो एक प्रॉब्लम रहेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। मगर आप नॉनवेज खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए खाते हैं ये करी। टेस्टी भाई करी। और साथ में राइस है। ये एरिया मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं जापान के कंपैरिजन में, रेस्ट ऑफ जापान के कंपैरिजन थोड़ा सस्ता लगा। जो मैंने फूड ऑर्डर किया उसके मैंने 800 येन दिए और फूड की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आप यही चीज़ टोक्यो, सप्पोरो, ओसाका में ऑर्डर करते तो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता। 800 येन सिर्फ दिए मैंने। मैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन ओकिनावा पीस मेमोरियल पार्क जा रही हूँ। ये थोड़ा दूर है यहाँ से, तो मैंने कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने टैक्सी कर ली है। तो मैं टैक्सी के मैंने 4800 येन दिए हैं। लगभग आधे घंटे लगेंगे मुझे पहुँचने में वहाँ तक। ओकिनावा पीस मेमोरियल पार्क आ तो गई
और अब फिगर आउट करना पड़ेगा कहाँ क्या क्या देखना है। मैं म्यूजियम देखने जाऊंगी। पार्क बहुत बड़ा है और लोकेशन काफ़ी सुंदर है मेमोरियल पार्क की। वैसे मैं इसलिए विजिट करने आई यहाँ पे क्योंकि ओकिनावा की वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत ही दर्दनाक हिस्ट्री है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ओकिनावा आई हूँ तो क्यों ना जाके हिस्ट्री को थोड़ा देखा जाए और समझा जाए कि वर्ल्ड वॉर में हुआ ऐसा क्या था। मेरे चारों तरफ का व्यू, ये समंदर देखिए सामने, और ये इधर देखिए ये पार्क, पेड़ पौधे। आई थिंक ये सामने वाला जो है ना, ये है म्यूजियम। ये देखिए सामने कैसे ग्रास हॉपर उड़ रहे हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए सीधे म्यूजियम चलती हूँ। मैं मेमोरियल जो है म्यूजियम उसमें आ गई हूँ और लास्ट ये 5 बजे बंद हो जाएगा, तो चलिए अंदर चलते हैं। के सामने एंट्रेंस दिख रहा है, चलिए अंदर चलते हैं। मैं ऊपर वाले एरिया में आई हूँ, ऑब्जर्वेशन एरिया में। आप यहाँ से पूरा सही व्यू दिख रहा है और मेमोरियल के नीचे फ्लोर में सब कुछ जापानीज़ में लिखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा था और मैं ट्रांसलेट कर करके समझने की कोशिश कर रही थी कि लिखा क्या है। काफ़ी बड़ा पार्क है, कम से कम आपको 2-3 घंटे लेके आना चाहिए। काफ़ी अच्छा बनाया है पार्क, मेमोरियल पार्क है। आई थिंक ये सामने वाला जो है ना, ये पीस मेमोरियल होगा। ऐसा हिरोशिमा में भी बना रखा है इन्होंने। और इधर से आप समंदर के किनारा देखिए। और मैं एक और ऊपर फ्लोर आ गई हूँ, तो यहाँ से और बहुत क्लियर दिख रहा है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्या कहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिस्टेंस लिखे हुए हैं कि कौन सी कंट्री कितनी दूर है। तो सबसे पहले मैं अपने देश को देखती हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है इंडिया, न्यू दिल्ली, यहाँ से 4969 किलोमीटर्स दूर है। बगल में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है, 5280 किलोमीटर्स। भूटान है, ताइपे ताइवान है, हनोई है, लुसाका रिपब्लिक ऑफ ज़ाम्बिया है, साउथ अफ्रीका। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो पीस मेमोरियल है। मैं वहाँ जाने की कोशिश करती हूँ। ऑलरेडी 5 बजने वाले हैं, तो बंद होने का भी टाइम आ रहा है। सामने वाला स्टाफ का भाई है, मैंने उससे पूछा कि भाई सब कुछ यहाँ पे जापानीज़ में और मुझे चीज़ें समझनी है तो क्या करूँ, तो बेचारा मेरे को लेके जा रहा है। शायद मुझे हेडफोन बताएगा कि यहाँ से ले सकते हैं कि जैसे मुझे इंग्लिश में पता चल जाए। के लिए हेडसेट ले रही हूँ ये सामने यहाँ से, अदरवाइज़ तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अंदर वीडियो लेना वगैरह अलाउ नहीं था, तो फिर वो मैं नहीं ले सकी। और वो ऑडियो ले लिया था, उसमें जो भी हिस्ट्री बताई गई ओकिनावा की, पूरी वर्ल्ड वॉर से क्या हिस्ट्री थी, तो मैं अंदर का तो वीडियो आपको दिखा नहीं सकती हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। अब म्यूज़ियम से मैं बाहर आ गई हूँ। मुझे कुछ सामने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो दिख रही है, ब्लैक, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। चल के देखती हूँ वो क्या चीज़ है। ये देखिए, ये था सामने म्यूजियम। सामने इस चीज़ के बारे में भी लिखा हुआ है कि ये चीज़ है क्या। चलिए देख के आते हैं। आई होप इंग्लिश में भी लिखा हो, नहीं तो ट्रांसलेट कर लेंगे। मैं उस कॉर्नरस्टोन के पास आ गई हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स हैं जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो उस बैटल में जिनकी डेथ हुई थी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। देखिए ये सामने लिखा है, ये कॉर्नरस्टोन ऑफ पीस। तो ये उन लोगों के नाम लिखे हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में मरे थे। जो वर्ल्ड वॉर 2 में ओकिनावा में यूएस और जापान का वॉर हुआ था, जिसमें बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स की डेथ हुई थी और अमेरिकन सोल्जर्स की भी डेथ हुई थी। एंड में जापान जो है वो वॉर हार गया था, तो इसी की याद में ये पर्पस ऑफ कॉर्नरस्टोन पीस बना हुआ है। वी द पीपल ऑफ, लोगों ने फ्लावर्स वगैरह भी रखे हुए हैं वो इस पे। द कॉर्नरस्टोन ऑफ पीस, द मॉन्यूमेंटिंग कॉमेमोरेटिंग दोज हु डाइड इन द बैटल ऑफ ओकिनावा। और ये बैटल ऑफ ओकिनावा जो हुआ था 1945 में, शायद यूएस और जापान के बीच में हुआ था। ये देखिए
ये पूरा एरिया बना हुआ है और लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इधर आप देखेंगे, इधर जापानीज सोल्जर्स जिनकी डेथ हुई थी उनके नाम इनग्रेव्ड हैं, उनके लिखे हुए हैं। जो यूएस के सोल्जर्स थे उनके नाम हैं। आप सामने देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि कितने इंस्क्रिप्शंस अभी तक हो गए हैं। यहाँ पे हो गए हैं लगभग, यहाँ पे हो गए हैं 2,42,046 इंस्क्रिप्शंस। और एक लाइन से ये भी ऊपर बताया हुआ है, मैंने ट्रांसलेट किया कि जो सबसे ऊपर आप देख रहे हो तो जापान ओकिनावा प्रीफेक्चर से जितनी डेथ हुई थी उनके जो डेथ हो सकता और भी हुई होंगी, मगर जितने नाम इंस्क्राइब्ड हो चुके हैं वो है 1,49,634। उसके नीचे दिया यह है कि आउटसाइड जापान ओकिनावा प्रीफेक्चर से कितने नाम इंस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद यूएस है, यूके है, और उसके नीचे जो है फॉरेन, उसके नीचे ताइवान है, उसके नीचे है कोरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल ऑफ कोरिया, और नीचे साउथ कोरिया। उनके नाम तो आप देखें ना, इतने नाम इंस्क्राइब, लगभग 2.5 लाख नाम यहाँ पे इंस्क्राइब्ड हैं जिन लोगों की डेथ हुई थी उस समय। अब मैं मेमोरियल के साइड जा रही हूँ, देखती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा बनाया हुआ है मेमोरियल यहाँ पे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है ओकिनावा पीस हॉल। ये देख लीजिए पीस हॉल, ओकिनावा पीस हॉल। इधर 5 बजे चीज़ें बंद हो जाती हैं, सुबह 9 से 5 चीज़ें, लास्ट एंट्रेंस जो है 4:30 का होता है। अभी ये क्लोज़ हो चुका है। आप देखेंगे बहुत ही स्पेस में बना रखा है ये पूरा पीस मेमोरियल पार्क है पूरा। ये देखिए कितने बड़े स्पेस में है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उस वॉर मेमोरियल म्यूज़ियम में क्या दिखाया गया। सबसे पहले मैं बताती हूँ ओकिनावा की हिस्ट्री। ओकिनावा जो है पहले जापान का पार्ट नहीं होता था। ये 15th सेंचुरी के अराउंड की बात है। तो 15th सेंचुरी में जो है ये एक रियूक्योन किंगडम होती थी, उसका पार्ट हुआ करता था। फिर 16th सेंचुरी के अराउंड जो है जापानीज़ ने इन्वेड किया और जो है फोर्सफुली जो है ये जापान का पार्ट हो गया। जापान में ने इसे इन्वेड किया। वो ज़माना होता था, ये अराउंड 16th सेंचुरी की बात है, वो ये था मेजी एरा। तो फिर ये पार्ट हो गया प्रीफेक्चर ऑफ जापान का। जो सबसे दर्दनाक बैटल की कहानी है वो है आपकी बैटल ऑफ ओकिनावा, जो बिगिन हुआ था मार्च 1945, जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय। इसमें जापानीज़ फोर्सेस और यूएस फोर्सेस में भारी लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा। और आखिरी में 3 महीने तक जो है इस ओकिनावा पे बहुत बमबारी, यूएस फोर्सेस ने बहुत सारे बॉम्ब गिराए जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हुई। लगभग 2 लाख सिविलियंस मारे गए इस वॉर में ओकिनावा के, और आखिरी में जापान वो वॉर हार गया। कई सारे ओकिनावा के सिविलियंस जो थे वो बमबारी में मारे गए, या फिर स्टार्वेशन से मारे गए, या ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। और कई सारे तो जापानीज सोल्जर्स जो रिट्रीट कर रहे थे, जो विड्रॉ कर रहे थे ट्रूप्स, उसमें मारे गए, उनके द्वारा मारे गए। तो काफ़ी मास कैजुअलिटी हुई थी ओकिनावा की वर्ल्ड वॉर के टाइम में। फाइनली यूएस ये वॉर जीत गया था। 1972 में ओकिनावा को यूएस ने जापान को दे दिया, मगर अभी भी यूएस आर्मी का प्रेजेंस है, मिलिट्री बेस है। यूएस ने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस में इस बेस को यूज़ किया है, जैसे वियतनाम वॉर में, अफगानिस्तान वॉर में, ईरान वॉर में और कोरिया वॉर में इस ओकिनावा बेस को यूज़ किया गया है।
भाई पार्क बहुत खूबसूरत बनाया है। और ये जो सामने आप समंदर देख रहे हैं, ये है पैसिफिक ओशन। यहाँ खड़े होके व्यू इतना सही और उतना सूदिंग और कामिंग लग रहा है ना। अब देखेंगे, लग रहा है समंदर और आसमान मिल गए हैं। ये देखिए, पीस मेमोरियल थोड़ा दूर भी था, लगभग 18 किलोमीटर दूर था मेरे होटल से। तो मैं टैक्सी लेके आई थी और मैं अब टैक्सी लेके ही वापस जा रही हूँ। और काफ़ी टाइम लग गया। और मैं, अगर आपको मतलब कि आगे यहाँ पे कभी किसी को आना है तो एम्पल टाइम लेके आइए, इतनी जल्दी नहीं देख पाएंगे। काफ़ी अच्छा है, मेमोरियल बना हुआ है और एक तो प्लस पैसिफिक ओशन दिखता है ना, तो इसलिए और भी बड़ा अच्छा लगता है। तो रात हो गई, मैं ऑलमोस्ट इस समय 7:15 हो रहे हैं और मैं काफ़ी देर से टैक्सी का इंतज़ार और डीडी ऐप जो यहाँ यूज़ होती है उससे बुक करने की कोशिश कर रही थी, वह नहीं मिल रही थी। तो फाइनली काफ़ी लेट किसी तरह से भाई एक टैक्सी वाले आ गए ग्रीन, तो उसमें मैं बैठ के जा रही हूँ। बहुत समझाने की कोशिश की मुझे जाना कहाँ है, किसी तरह से गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर करके। भाई अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाए ट्रैवल होना। ये देखिए कैसे काले बादल हो रखे हैं आसमान में, कभी भी तेज़ वाली बारिश हो सकती है। डोरी यहाँ की मेन स्ट्रीट है जहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाने पीने का भी है और शॉपिंग मार्केट भी है। तो चलिए देखते हैं कैसी है कुक्सई डोरी। ये यहाँ की कुक्सई स्ट्रीट है, लंबी स्ट्रीट लग रही है। ये देखिए, चहल पहल और रौनक भी बहुत ज़्यादा है, लोग भी दिख रहे। कल मैं दिन में भी आऊँगी, अभी तो मैं रात में आई हूँ, रात हो गई है तो ज़्यादा कितना ही एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम सी ग्रेप ओकिनावा जापान। और देखने में भी, देखिए अब पास से मैं दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं। ये देखिए सी ग्रेप, देखिए इधर भी तो छोटे छोटे से लग रहे हैं। तो इस समय मैं ओकिनावा की कुक्सई स्ट्रीट पे हूँ और ये यहाँ की सबसे ज़्यादा मैंने सुना है हैपनिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे कई सारे शॉपिंग के लिए मेनली और फूड के लिए है, लोग आते हैं और समय बिताते हैं। और काफ़ी मुझे क्राउडेड भी दिख रही है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं, रौनक भी लग रही है स्ट्रीट पे। शॉपिंग मुझे लग रहा है कुछ हैंड रीडिंग का चल रहा है। चलो मैं भी पता करती हूँ बंदे को जो रीड करा उसको हिंदी क्या इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। मैं शॉप पे गई, फिर बाहर आ गई क्योंकि पर ऑब्वियस इंग्लिश नहीं आती थी तो पाम रीडिंग कराने क्या ही होती। तो चलिए कभी और कहीं और कराएंगे। ओकिनावा जो है रेस्ट ऑफ जापान से मुझे डिफरेंट लग रहा है क्योंकि आप और जापान को देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत लंबी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है और उतनी नियॉन लाइट्स भी नहीं दिख रही हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट फील आ रहा है रेस्ट ऑफ जापान से। भाई मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी वाली, तो सड़कों में चलने का अपना ही मज़ा आ रहा है। तो भीड़ देखिए लोगों की स्ट्रीट पे, ये देखिए
भीड़ काफ़ी ज़्यादा है भाई। इसलिए मैंने ये रेस्टोरेंट को, ये स्ट्रीट चनारो, वहाँ पे जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ सीवीड ट्राई करने का। तो भाई रेस्टोरेंट में आके मैं बैठ गई हूँ। तो मैंने ऑर्डर दिया, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर दिया है इस रेस्टोरेंट में। जापान में आई हूँ तो भाई जापानीज़ फूड खाना तो बनता ही है। चटनी वटनी बना के है रखी दी है। ये मैंने पूछा क्या है, तो कह रहे थे लेडीज़ फिंगर और अनियन ये सब मिला हुआ है। देखते हैं, टेस्ट करके भी देखती हूँ कि कैसी है। ये सी ग्रेप्स हैं, देखिए ना कितने छोटे छोटे से हैं, और ये एक तरह का सीवीड होता है। तो ये मैं पहली बार टेस्ट करने जा रही हूँ। देखिए ना बड़ा अच्छा सा रंग बिरंगा लग रहा है। और दूसरी चीज़ मैंने ऑर्डर की सेशमी। तो उसमें 3 मछली आई हैं, टूना, सैल्मन और इकिया। मैंने पूछा क्या नाम है, मैं भूल गई हूँ, इकिया शायद बताया था। तो 3 मछलियाँ ये आई हैं। चलिए खा के बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मेरे लिए ये सीवीड जो है आपका सी ग्रेप्स और इकिया पहली बार मैं खाने जा रही हूँ, कुछ नई चीज़ है। चलिए चीज़ों को एक एक करके खाना शुरू करते हैं। ये सी ग्रेप है, एक तरह का सीवीड। ये देखिए कैसा दिख रहा है, ये खा के देखते कैसा है। चलिए दूसरी चीज़ सेशमी खाते हैं। तो उसके लिए खाने के लिए पहले ये जो आप वसाबी देख रहे हैं, ये भी एक तरह का सीवीड होता है। इसको पीस दिया जाता है, उसका पेस्ट बनाया जाता है। इसको आप सोया सॉस में डाल दीजिए और मिक्स करिए। चलिए अब सेसमी खाना शुरू करते हैं। ये एक तरह की मछली है। मैंने पूछा भाई नाम क्या है, तो बोलते हैं ये हम पच्छी करके मछली होती है वो है। चलो इसको इसमें डिप करेंगे। इसको मैंने पहले नहीं खाया है कभी। नॉट बैड। फिर ये है टूना। ये है इखा। ये भी मैं पहली बार खा रही हूँ, उससे पहले नहीं खाया था। टूना मैंने पहले खाई है, टूना और सैल्मन। ये थोड़ी चुई है। चलिए मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा किसी ने पहले सेशमी खाई है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके मुझे मेरे ब्लॉग में बताइए कि आपको कैसी लगी जब आपने खाई सेशमी। ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं होता है, प्लेन कच्ची मछली होती है, मगर उसका टेस्ट जो अच्छा लगने लगता है जब आप वसाबी के साथ खाते हैं। चलिए बाय बाय, गुड नाइट।